हुक्कल्स रूल सिर्फ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड पर ही लागू किया जा सकता है, लेकिन कुछ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कुछ एरोमेटिक स्टेबिलिटी पाई जाती है। ऐसे कंपाउंड्स में से एक कंपाउंड नेफ्थलीन है। यहाँ उल्टे हाथ पर हमारे पास नेफ्थलीन का डॉट स्ट्रक्चर मौजूद है। नेफ्थलीन एक सफेद सॉल्वेंट है जो कि रवायती तौर पर मॉथ बॉल्स का हिस्सा होता है, यानी कि जो फिनाइल की गोलियां हमारी अम्मियां या नानियां दादियां कंबलों में नहीं फेंकती, उसको नेफ्थलीन कहा जाता है। और इसमें एक बहुत ही मखसूस किस्म की खुशबू पाई जाती है। नेफ्थलीन एरोमेटिक तो होता है, लेकिन ये बेंजीन जितना मुस्तहकम नहीं होता। लेकिन हम इसे दो जुड़ी हुई बेंजीन रिंग की तरह तस्वुर कर सकते हैं। अब अगर मैं एरोमेटिक होने के क्राइटेरिया को इस्तेमाल करते हुए नेफ्थलीन मॉलिक्यूल के बारे में सोचूं, तो मुझे इसके लिए नेफ्थलीन में मौजूद हर कार्बन को देखना होगा। मैं देख सकती हूँ कि यहाँ हर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड मौजूद है, लिहाजा हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसलिए हर कार्बन के पास p ऑर्बिटल मौजूद है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। नैफ्थलीन में कुल 10 कार्बन होते हैं और अगर मैं यहाँ सीधे हाथ पर मौजूद इस ड्राइंग को देखूं तो इनमें से हर कार्बन के पास p ऑर्बिटल मौजूद है। इस तरह से यहाँ अपने हर कार्बन पर p ऑर्बिटल बना सकते हैं हम। अब ये p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं या बिल्कुल एक दूसरे के बराबर मौजूद है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। तो अब अगर आप किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के क्राइटेरिया के बारे में सोचें तो ये इस तरह से पहले क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा है ना। आप देख सकते हैं कि ये p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं और इस सूरत में हमारे पास दो रिंग्स में इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन हो रही है। अब अगर हम नेफ्थलीन के बारे में दूसरे क्राइटेरिया के लिहाज से सोचें जो कि हमारे कंपाउंड्स में पाए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के मुतालिक है, तो हम हुक्कल्स रूल का क्राइटेरिया देखते हैं। यहाँ 2, 4, 6, 8 और 10 पाए इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो नेफ्थलीन के पास 10 पाए इलेक्ट्रॉन्स हैं। हुक्कल्स रूल के बारे में सोचें तो ये होता है 4n+2। अगर n बराबर है 2 के तो ये हो जाएगा 4 × 2 + 2 जो कि होता है 10। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, लिहाजा 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुक्कल्स नंबर है। इसलिए ऐसा लगता है कि नेफ्थलीन दोनों क्राइटेरिया को पूरा करता है। हालांकि तकनीकी तौर पर हम पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स पर हुक्कल रूल लागू नहीं कर सकते, लेकिन ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों रिंग्स में मुकम्मल तौर पर डीलोकलाइज्ड है और इसे दिखाने के लिए हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होगा। लिहाजा अगर हम नेफ्थलीन के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इन्हें यहाँ मुंतकिल करवा सकते हैं और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। इससे मुझे एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगा। लिहाजा अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स की हरकत के नतीजे को यहाँ बनाना चाहूँ तो अब ये पाए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस तरह से मौजूद होंगे। तो ये उल्टे हाथ पर बेंजीन जैसी रिंग है और फिर सीधे हाथ पर हमारे पास अब भी ये पाए इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह मौजूद है। अब यहाँ इस मामले में मैंने पाए इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर दिखाया है, यानी कि मैंने इन्हें उल्टे हाथ पर दिखाया है। लेकिन हकीकत में अगर इन इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने वाली जगह के इम्कान के लिहाज से बात की जाए तो ये पाए इलेक्ट्रॉन्स हमारे सिंगल बॉन्ड के ऊपर और नीचे मौजूद होते हैं। लिहाजा मुझे इसे इस तरह से बनाने की ज़रूरत नहीं जैसा मैंने इसे यहाँ बनाया है। मैं इसे इस तरह से भी बना सकती हूँ। तो अब ये स्ट्रक्चर बराबर होगा। इसके ये मुख्तलिफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं है, मैं बस यहाँ इसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को मुख्तलिफ तरीके से बना रही हूँ या इसकी नुमाइंदगी मुख्तलिफ तरीके से कर रही हूँ। तो मैं यहाँ इन नीले इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से दिखा सकती हूँ। मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को नुमाया कर देती हूँ। तो ये रहे नीले रंग के इलेक्ट्रॉन्स। अब जब मैंने अपने ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बना दिए हैं तो अब ये दोनों ड्राइंग एक दूसरे के बराबर है। लिहाजा डॉट स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल की नुमाइंदगी नामुकम्मल तरीके से होती है। मैं इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को उल्टे हाथ पर भी बना सकती हूँ, मैं इन्हें सीधे हाथ पर भी बना सकती हूँ, दोनों एक ही चीज़ है। अब एक बार जब मैंने ये तस्वीर बना ली है तो अब मैं एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना सकती हूँ। लिहाजा मैं यहाँ इससे एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना सकती हूँ। मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ मुंतकिल कर सकती हूँ, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ मुंतकिल कर सकती हूँ और फिर आखिर में बचे हुए इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ मुंतकिल कर सकती हूँ। अब अगर मैं इस मुंतकिली के नतीजे में बनने वाले डॉट स्ट्रक्चर को बनाऊं तो देखिए मेरे पास ये पाए इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ मौजूद है और फिर अगर अपनी रिंग को देखूं तो ये रिंग कुछ इस तरह का नजर आएगी। लिहाजा नेफ्थलीन के कुल 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं।
अब एक बार फिर मैं आपको इन 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन दिखाने जा रही हूँ और साथ में अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी दिखाने जा रही हूँ कि नैफ्थलीन की एरोमेटिक स्टेबिलिटी की वजह क्या है। ये बेंजीन जितना तो एरोमेटिक नहीं होता। बेंजीन के तमाम बॉन्ड्स की लंबाई एक जैसी होती है, लेकिन नैफ्थलीन के पास कुछ एरोमेटिक स्टेबिलिटी पाई जाती है। नैफ्थलीन दरअसल पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की सबसे आसान मिसाल है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की कई दूसरी मुख्तलिफ इकसाम भी होती हैं, जैसे कि इसकी एक मिसाल एंथ्रेसीन भी है। इस तरह रिंग सिस्टम्स की दूसरी और भी बहुत सी मिसालें होती हैं जिनमें पूरे सिस्टम में बेंजीन नुमा रिंग्स पाई जाती हैं। लेकिन इन तमाम पर गौर करने की बजाय मैं इसकी एक और मिसाल पर बात करना चाहती हूँ, और वो मिसाल दरअसल नैफ्थलीन का एक आइसोमर है जिसे एज़्यूलीन कहते हैं। और एज़्यूलीन एक बहुत खूबसूरत सा नीले रंग का हाइड्रोकार्बन होता है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंतहाई नायाब है। और चूंकि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई हाइड्रोकार्बन नीले रंग का हो, इसकी चंद दिलचस्प खसूसियात भी हैं। इसके मॉलिक्यूल से वाबस्ता डाइपोल मोमेंट भी इजाफी पाया जाता है। 5 मेंबर की रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होती है। तो यहाँ उल्टे हाथ पर हमारे पास एज़्यूलीन और 5 मेंबर की रिंग पर हमारी तवक्को से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होता है। अब अगर हम एज़्यूलीन की मुमकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में सोचें तो हम इसकी वजह भी मालूम कर सकते हैं। लिहाजा अगर मैं इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को लूं और इन्हें यहां मुंतकिल करूं तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन पर धकेल देगा। अब अगर मैं इसके नतीजे में बनने वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बनाऊं तो यहां मेरे पास एक आयन होगा जो कि कुछ इस तरह का नजर आएगा। अब अगर मैं अपने फॉर्मल चार्जेस के बारे में सोचूं तो देखिए यहां ये नीले इलेक्ट्रॉन्स इस ऊपर वाले कार्बन पर चले जाएंगे। तो ये ऊपर वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर हासिल कर लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर वाले कार्बन पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। तो इस कार्बन पर -1 फॉर्मल चार्ज होगा। और फिर अगर मैं यहाँ इस कार्बन के बारे में सोचूं तो इस कार्बन ने अपना एक बॉन्ड खो दिया है, लिहाजा इस पर पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास इस तरह से एक कार्बोकैटाइन होगा। अगर मैं इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर पर गौर करूं तो इसके पास 2 फॉर्मल चार्जेस हैं, लेकिन अगर मैं सीधे हाथ पर इसे देखूं तो यहाँ मैं ये 7 मेंबर की रिंग देख सकती हूँ, और मैं ये भी देख सकती हूँ कि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर यहाँ पर मेरे पास कार्बोकैटाइन है। लिहाजा ये इन मिसालों ही में से एक है जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी। हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हमारे पास ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल्स भी हैं और हमारे पास कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिहाजा 7 मेंबर पर मबनी ये रिंग एरोमेटिक है। अगर मैं यहाँ उल्टे हाथ पर देखूं तो मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास यहाँ 5 मेंबर की रिंग मौजूद है और मेरे पास कुछ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद है। और जैसा कि हमने नैफ्थलीन की मिसाल में देखा था कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दर हकीकत दोनों रिंग में मुश्तरका होते हैं या ये दोनों रिंग से शेयर किए जाते हैं। लिहाजा मैं इसे इस तरह से दिखा सकती हूँ जैसे ये इलेक्ट्रॉन मेरी रिंग में यहाँ पर मौजूद है, और फिर इस रिंग में इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जिन पर -1 या इससे ज्यादा चार्ज मौजूद है। और फिर हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये आयन एरोमेटिक होता है, इसके पास कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में सोचें तो ये और ये इलेक्ट्रॉन्स, ये तमाम पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस बात की तफसीली वजाहत के लिए ये 2 आयन एरोमेटिक क्यों हैं आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब चूंकि ये आयन एरोमेटिक होते हैं इसलिए इनमें कुछ एरोमेटिक स्टेबिलिटी पाई जाती है, और सीधे हाथ पर मौजूद इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल की मजमूई तस्वीर में ज्यादा हिस्सा मौजूद है। यहाँ मौजूद इस 5 मेंबर की रिंग में नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज किया गया है और पॉजिटिव चार्ज को इस 7 मेंबर की रिंग में डीलोकलाइज किया गया है, और यही वजह है कि एज़्यूलीन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। अब देखिए यहाँ नीचे ये आयन साइक्लोपेंटाडाइनाइल था, और फिर पिछली वीडियो से हमें मालूम है कि यहाँ पर ये कैटाइन साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल था। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की दोबारा से तकसीम या रीडिस्ट्रीब्यूशन इस मॉलिक्यूल यानी कि एज़्यूलीन को नारंगी हिस्से में जज्ब होने की इजाजत देती है, जो कि बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ काफ़ी लंबी होती है, और फिर ये इसे नीले रंग में या नीले हिस्से में रिफ्लेक्ट होने की इजाज़त देता है, जो कि जाहिर सी बात है कि दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल और नायाब है, ख़ास तौर पर हाइड्रोकार्बन के लिए।
हकीकत तो ये है कि इसका नाम भी इसके रंग पर ही रखा गया है, एज्यूर यानी कि नीला। तो ये रिंग सिस्टम्स की दो मिसालें हैं जो कि कुछ एरोमेटिक स्टेबिलिटी जाहिर करती हैं।